हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम था 12th को था या 13th को था, तो आई होप एग्ज़ाम भी आपका अच्छा हुआ होगा। और मैंने आपको बोला था आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस याद हैं, टॉपिक्स याद है कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया था, तो वो भी आप टॉपिक मेंशन करना। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करो कि पेपर कैसा हुआ, पेपर का लेवल कैसा था। और अगर कोई क्वेश्चंस भी याद है तो आप उसको भी टाइप करो। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि पेपर कैसा था, किस लेवल का था। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता चला है कि जो पेपर था उस पेपर में हमारे जो है सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज थी उसके आपके क्वेश्चंस जो है ज़्यादा आए हैं। ठीक है, जो आपको 12 सितंबर को जो आपका एग्जाम था उसमें प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा थे। उसमें आपकी जावा की प्रोग्रामिंग थी, सी के थे, कुछ सी प्लस प्लस के फीचर्स थे, एसक्यूएल वगैरह था। मतलब प्रोग्रामिंग वाला पार्ट ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, बाकी आप बताना कि कौन सा टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, और तो अब आप हम स्टार्ट करते हैं। देखो, डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो चुका है, तो अब हम अपने जो प्रिपरेशन करेंगे, हम वो यूपीएलटी ग्रेड का जो हमारा कंप्यूटर टीचर का जो की वैकेंसी आई है, हम उनके लिए प्रिपरेशन करेंगे अब। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है यूपीएलटी की जो कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आई थी। ठीक है, और वैकेंसी भी इसमें काफ़ी हैं, शायद थाउजेंड्स के आसपास वैकेंसी है कंप्यूटर टीचर की। ठीक है, और जो एग्ज़ाम थे, सॉरी, जो फॉर्म थे वो 28 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है, और सर 28 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो आई होप आपने फिल कर दिया होगा। जो भी बच्चा मतलब एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए, उन्होंने फिल कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है तो वो भी फिल कर सकता है इस वैकेंसी को। एक अच्छी खासी वैकेंसी है यहाँ पे। और देखो, सिलेबस कंप्यूटर साइंस का सिलेबस सेम ही रहता है, चाहे आप टीजीटी की बात करो, पीजीटी की बात करो, नेट के एग्ज़ाम की बात करो, डीएसएसबी का हो, एचपीएससी का हो, राजस्थान की कोई कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी हो। मतलब अगर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, चाहे वो वैकेंसी किसी भी लेवल की हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट हो, ठीक है, और किसी भी स्टेट की वैकेंसी हो, तो जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, कुछ जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब में कॉमन होते हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे किसी में प्रोग्रामिंग वाला पार्ट ज़्यादा आ गया। ठीक है, जैसे एक आपका ये होता है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, कंपाइलर डिज़ाइन है। जैसे नेट में आपके इस टाइप के सब्जेक्ट्स आते हैं, डिस्क्रीट मैथ हो गया। तो मतलब कुछ ही सब्जेक्ट्स का डिफरेंस होता है, बाकी ऑलमोस्ट जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं वो सभी वैकेंसी में कॉमन होते हैं। ठीक है, और वही आपका यहाँ पे यूपीएलटी में भी ऐसा ही है कि जो आपका सिलेबस है उसमें आपका वही बेसिक सब्जेक्ट्स ही हैं, जैसे डीबीएमएस हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और एसक्यूएल हो गया, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्क हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, प्रोग्रामिंग होगी, जावा की प्रोग्रामिंग होगी, सी की प्रोग्रामिंग होगी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी वाला कंसेप्ट आ गया। तो मतलब वही घुमा फिरा के वही आपके जो टॉपिक्स होते हैं, वही सब्जेक्ट्स होते हैं, वही आपका सिलेबस होता है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि यूपीएलटी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा। ठीक है, तो आपको पता होगा जो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपके दो एग्ज़ाम्स होंगे, एक प्री होगा, एक मेंस होगा। ठीक है, तो पहले हम प्री का देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो अगर मैं प्री की बात करूँ, तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले है क्वेश्चन पेपर। आपका जो प्री वाला पार्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, और इसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे 150 क्वेश्चंस आएंगे, 30 उसमें जनरल स्टडीज़ के होंगे और 120 आपके मेन सब्जेक्ट्स के होंगे। ठीक है, मतलब 30 क्वेश्चंस तो आपका जो जीके वगैरह हो गया, करंट अफेयर वगैरह हो गया, तो जनरल स्टडी आएगी 30 मार्क्स की, और बल्कि 120 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आएगा। मतलब आपका अगर कंप्यूटर का पेपर है तो कंप्यूटर साइंस का ही इसमें आएगा 120 मार्क्स का, और ये एक अच्छा खासा मतलब स्कोर है 120 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न रहेगा कि 30 क्वेश्चन जीके के और 120 आपके सब्जेक्ट्स के, टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद अगर मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स यहाँ पे कितना है, 300 मार्क्स का पेपर होगा। मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, तो 300 टोटल स्कोर होगा, टोटल मार्क्स होंगे। और जो टाइम ड्यूरेशन होगी, टाइम जो होगा 2 आवर्स का टाइम होगा। मतलब कि 120 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो मतलब टाइम बाउंडेशंस है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब टाइम को आपको अच्छा खासा आपको टाइम मैनेजमेंट लेके आपको चलनी पड़ेगी, क्योंकि 120 क्वेश्चन हैं, सॉरी 150 क्वेश्चन हैं, और 120 मिनट में आपको वो करने हैं। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। उसके बाद अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें, फर्स्ट पेपर की यहाँ पे बात हो रही है, जो प्री पेपर होगा, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे इन्होंने बोला है 1/3 मार्किंग है। ठीक है, 1/3 का मतलब अगर आपके 3 रॉन्ग क्वेश्चन हैं तो 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो 3 क्वेश्चन आपने गलत किए तो 3 मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे, क्योंकि 3 गलत करोगे तो मार्क्स हो गया। साथ में अगर 3 क्वेश्चन के साथ 1 मार्क्स आपका जो सही है उसमें से भी
डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 की है। ये भी आपका एक यहाँ पे मतलब कॉम्प्लेक्स ही है यहाँ पे, मतलब आपका देखो एक तो 1/4 होता है, 1/4 में तो क्या 4 क्वेश्चन से आपका 1 मार्क्स कट रहा है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स कट रहा है, तो ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है यहाँ पे। उसके बाद बात करें, ड्यूरेशन हमने कर लिया, नेगेटिव मार्किंग हो गया। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स है। अच्छा, क्वालिफाइंग नेचर में इन्होंने क्या बोला है कि 35% SC ST एंड 40% फॉर अदर्स। ठीक है, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड किया है कि अगर आपका 300 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा तो उसमें से 40% जो है आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए। 40% मतलब 120 मार्क्स। ठीक है, मतलब 300 में से 120 मार्क्स तो आपके एटलीस्ट आने चाहिए। अगर 120 से कम है तो आप बिल्कुल कंपटीशन से बाहर हैं, आगे आपका कुछ नहीं हो सकता भाई। ठीक है, तो मतलब 120 मार्क्स का मतलब क्या है, 120 होंगे तभी आप आगे फिर कट ऑफ की बात आएगी कि अब कट ऑफ कितनी जा रही है। ठीक है, तभी आप कट ऑफ के लिए फाइट कर पाओगे। ठीक है, तो 120 मार्क्स का मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि, और जो SC ST वाले हैं उनके लिए 35% का रखा है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पेपर का कि आपका 150 टोटल क्वेश्चंस होंगे, 30 जनरल स्टडीज़ के होंगे, 120 आपके मेन सब्जेक्ट से कंप्यूटर्स के होंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का टाइम होगा और 1/3 की मार्किंग होगी। ठीक है, और मिनिमम क्राइटेरिया 40% का यहाँ पे रखा है। सेकेंड बात करें, अगर हम मेंस एग्जाम की बात करते हैं तो देखो मेंस एग्जाम में इन्होंने कहा है कि ओनली एलिजिबिलिटी की बात करें तो ओनली कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जाम। ठीक है, मतलब जो प्री क्लियर करेगा, जिसका प्री क्लियर होगा, जो प्री की कट ऑफ को क्लियर करेगा, वही आपका फिर आगे इसके लिए एलिजिबल होगा मेंस के लिए। नेक्स्ट बात करें, ये आपका डिस्क्रिप्टिव मैनर होगा, सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा आपका। जो आपका मेंस होगा वो सब्जेक्टिव होगा। अगर टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 20 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। ठीक है, 20 क्वेश्चंस को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। सेक्शंस देखते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन A और B। तो सेक्शन ए में इन्होंने कहा 10 क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और 125 वर्ड्स की लिमिट होगी और 8 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा। मतलब 10 क्वेश्चंस आएंगे, 125 वर्ड्स में आपको लिखना होगा और साथ में हर एक क्वेश्चंस का 8 मार्क्स का होगा। तो 10 क्वेश्चंस 8 मार्क्स से मतलब 80 क्वेश्चंस तो यहाँ पे हो गई। ठीक है, 80 का यहाँ पे हो गया पेपर। और अगर सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे भी क्या है, 10 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और 200 वर्ड लिमिट है और 12 मार्क्स का है। ओके, देखो इन्होंने कहा जो सब्जेक्टिव पेपर होगा मेंस वाला, उसमें क्या है, 2 सेक्शंस होंगे। एक सेक्शन, दोनों सेक्शन में 10-10 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जो ए सेक्शन होगा उसमें इन्होंने बोला 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और जो बी वाला होगा उसमें आपके 12 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा, मतलब एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा। तो 80 मार्क्स यहाँ पे हो गए, 120 यहाँ पे हो गया, तो टोटल आपका कितना हो गया, 200 मार्क्स का। ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है टोटल 200 मार्क्स का होगा, 80 का एक सेक्शन और 120 का एक सेक्शन। ठीक है, और इन्होंने ड्यूरेशन की बात की है अब, तो टोटल मार्क्स 200 हो गए और ड्यूरेशन 3 आवर्स का हो गया। ठीक है, वहाँ पे 2 आवर्स का टाइम था, यहाँ पे 3 आवर्स का टाइम है। ठीक है, 180 मिनट्स में आपको करने हैं। अब देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और सब्जेक्टिव टोटल 20 क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं। ठीक है, मतलब 8 मार्क्स के अलग हैं और 12 मार्क्स के अलग हैं। ठीक है, और 3 घंटे में आपको करने हैं। तो टोटल मतलब 20 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने हैं। तो देखो यहाँ पे आपको क्या है, सिर्फ जो वर्ड लिमिट है उसको देख के ही करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है 8 मार्क्स का क्वेश्चन और आप उसको, अगर आपको आता है तो आप उसके 6 पेज भर रहे हो, नहीं, आपको लिमिटेड लिखना है। ठीक है, क्योंकि 3 घंटे का टाइम बहुत कम है, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, और बाकी 10 क्वेश्चन 12 मार्क्स के हैं, 10 क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स के हैं। तो आपको बहुत ही लिमिटेड चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। बिल्कुल टाइम बहुत अच्छा आपका मैनेज होना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छे होने चाहिए टाइम की। और दूसरा बिल्कुल लिमिटेड आपको लिखना है, जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन तो आपको आता है, अगर सपोज करो एक क्वेश्चन है वो आपको आता है, ठीक है, तो आप उसके बारे में तो 6 पेज भर रहे हो। दूसरा कोई क्वेश्चन है उसका आपको नहीं आता तो उसका आप 2 पेज ही भर रहे हो। तो ऐसा नहीं है, आपको एक लिमिटेड एरिया, लिमिटेड स्पेस के अंदर ही उसको करना है, लिमिटेड वर्ड्स में ही आपको अटैम्प्ट करना होगा, तभी आप पूरा पेपर जो है अटैम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि आवर्स बहुत कम है, टाइम बहुत ही कम है, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, वो भी सब्जेक्टिव। एक मतलब अच्छा पॉइंट है ये वाला। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ा इशू यही रहेगा टाइम मैनेजमेंट का। आपको बिल्कुल पहले ही सोचना है कि कितना टाइम आप एक क्वेश्चन पे दोगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। ठीक है, अब 20 क्वेश्चंस को आप 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स हो गए ना, तो 20 क्वेश्चन 180 मिनट मतलब 9 मिनट्स का आप मान के चलो कि एक क्वेश्चन को आप 9 मिनट्स ही दो। ठीक है, और अब यहाँ पे भी क्या है, 8 मार्क्स का और 12 मार्क्स का, तो 12 मार्क्स वाले को थोड़ा सा उसका एवरेज बढ़ा दो। सपोज करो वहाँ पे आप उसको 10 मिनट्स में कर दो और इधर 8 मार्क्स वाले को आप 7 मिनट्स में कर लो। ठीक है, क्योंकि आपको बैलेंस करना पड़ेगा। 12 मार्क्स का 12 मार्क्स के हिसाब से लिखना है 200 वर्ड्स में, और 8 मार्क्स का 8 मार्क्स के हिसाब से लिखना है 125 वर्ड्स में। ठीक है,
तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और ये सब कैसे आएगा, अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो प्रैक्टिस से होगा। पहले हम मेंस की करेंगे, और अगर आपका मेंस आपका अच्छा खासा जाता है, आपको पता है कि हाँ आपका मेंस क्लियर हो जाएगा, तो फिर हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस आप जितनी करोगे क्वेश्चंस की, जितना आप लिख के देखोगे, अपनी स्पीड बढ़ाओगे, राइटिंग स्पीड आपकी अच्छी होगी, राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर को समझ ही ना आए कि क्या लिखा है, ठीक है। तो दोनों चीज़ मैटर करती हैं कि टाइम भी मैनेज हो, राइटिंग भी अच्छी हो, राइटिंग स्पीड भी अच्छी हो, ठीक है। स्पीड में लिखो, ऐसा लिखो जो सामने वाले को समझ आए, ठीक है। कई बार देखा होगा आपने कि एक बच्चा ऐसा जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, वो लिमिटेड लिखता है, लेकिन एक बच्चा ऐसा है कि जिसकी राइटिंग बहुत ही समझ में भी नहीं आती, और वो बहुत, उसको नॉलेज बहुत सारी है, ठीक है, बहुत अच्छा खासा पॉइंट्स लिखता है वो, ठीक है। मार्क्स उसको ज़्यादा मिलेंगे राइटिंग अच्छी वाली, क्योंकि एग्जामिनर उसको पढ़ने में आसानी होनी चाहिए, ठीक है। उसको इजीली समझ में आ रहा है, वो मार्क्स अच्छे देगा। उसको समझ ही नहीं आ रहा है, उसको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है समझने के लिए कि क्या लिखा है सामने वाले ने, तो फिर उसको वो क्या होगा, इरिटेट हो गया, वो मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये आपका मेंस का रहेगा। तो मेंस में भी आपका टाइम मैनेजमेंट का इशू रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग का है। अच्छा, कंपलसरी क्वेश्चंस की बात करें तो ऑल क्वेश्चंस आर मैंडेटरी, मतलब कोई ऑप्शंस नहीं होगा, सिर्फ 8 क्वेश्चंस होंगे, आठों के आठों आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन होंगे, 12 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब कोई ऑप्शंस यहाँ पे नहीं होगा। जैसे अभी देखो HPSC का एग्जाम हुआ था, PGT का, शायद जून में हुआ था वो, तो उसमें आपने देखा होगा कि 18 मार्क्स का था क्राइटेरिया, तो सॉरी जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 18 मार्क्स आए थे कि 18 मार्क्स में से आपको 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 18 में से, ठीक है। मतलब 3 क्वेश्चन ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है, चॉइस मिलेगी 3 क्वेश्चंस की। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि कोई भी चॉइस नहीं होगी, ऑल क्वेश्चंस आर मैंडेटरी, मतलब उतने ही क्वेश्चंस होंगे जितने आपको करने हैं, ठीक है। चॉइस या ऑप्शन वाला यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 35 का SC ST का वही है सेम यहाँ पे भी, कि 40% का इसका है अदर कैटेगरी का, और SC ST का 35 का। अब यहाँ पे 200 मार्क्स का है, तो 40% की अगर हम बात करें तो 80 मार्क्स, ठीक है। तो 80 मार्क्स मतलब एटलीस्ट आपके इसमें भी आने चाहिए, उसके बाद ही आप जो है कट ऑफ तक जा पाओगे। तो ये आपका क्या रहा, पेपर्स का पैटर्न रहा UPLT का, कंप्यूटर साइंस का, कि 2 पेपर होंगे, ठीक है। एक प्री होगा, एक मेंस होगा। प्री आपका ऑब्जेक्टिव होगा, मेंस आपका सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, ये सब हमने देख लिया। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का, तो देखो सिलेबस वही सिलेबस होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जब हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो मोस्टली सिलेबस सेम होता है, ठीक है। वैकेंसी कोई भी हो, किसी भी स्टेट की हो, ठीक है, किसी भी लेवल की हो, मोस्टली जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। बस थोड़ा बहुत 1-2 सब्जेक्ट का ऊपर नीचे होता है, किसी में प्रोग्रामिंग ज़्यादा आ गई, ठीक है, किसी में कोई 1-2 सब्जेक्ट अलग से डाल दिया, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। मतलब आप यूँ मान के चलो 60% सिलेबस जो है सबका सेम होता है, ठीक है। 40% में ही थोड़ा बहुत चेंज होता है, 60 भी ज़्यादा ही कम ही बोल दिया मैंने, 70% मान के चलो कि सेम होता है, बाकी 30% ही क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है। तो देखो सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट में यहाँ पे डिजिटल लॉजिक की बात की है, डिजिटल लॉजिक और डिस्क्रीट मैथ, अच्छा इन्होंने दोनों को कंबाइन कर दिया। फर्स्ट यूनिट में इन्होंने क्या किया, डिजिटल और DS इन दोनों को कंबाइन किया है, ठीक है। वैसे तो 2 अलग अलग सब्जेक्ट है, डिजिटल अलग है, डिस्क्रीट अलग है, बट इन्होंने दोनों को कंबाइन करके एक यूनिट बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने देखो बेसिक वही है, बुलियन अलजेब्रा है, गेट्स हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं, ठीक है, सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं, मेमोरी सर्किट्स हैं। और अगर हम डिस्क्रीट की बात करें तो सेट हो गया, रिलेशंस हो गया, फंक्शंस हो गया, अलजेब्रा हो गया, कॉम्बिनेशनल हो गया, रिकरेंस रिलेशन हो गया, ग्राफ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्क्रीट का, ठीक है। देखो एक ग्राफ होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है, वो आपका सिंपल ग्राफ होता है, एक ग्राफ थ्योरी होता है, वो आपका डिस्क्रीट का पार्ट होता है, ठीक है। तो में इंपॉर्टेंट अगर बात करें ना डिस्क्रीट में तो ग्राफ थ्योरी ही है, और ग्राफ थ्योरी से क्वेश्चन आते भी हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखो फर्स्ट यूनिट में इन्होंने डिजिटल और डिस्क्रीट को ही क्या क्या कंबाइन किया है, दोनों का सिलेबस मेंशन है। अब देखो यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट्स के क्या है टॉपिक्स लिखे गए हैं कि कौन सा टॉपिक आपको करना है, ठीक है। तो हम अगर पर्टिकुलर इस एक एक टॉपिक्स को भी देखेंगे तो उतना भी अगर हम करेंगे तो वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। अब जैसे अभी हमारा जैसे DSSB का एग्जाम हुआ था, उसमें क्या था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा टॉपिक आएगा, कौन सा नहीं आएगा, ऐसा कुछ मेंशन उसमें नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात यही है कि एक एक टॉपिक उन्होंने लिखा है कि कौन कौन सा टॉपिक आपको करना है, ठीक है। तो हम एक एक टॉपिक को यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। सेकेंड अगर बात करें तो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है, ये भी आपका एक बहुत अच्छा मतलब सब्जेक्ट आप कह सकते हो, ठीक है, यूनिट आप बोल सकते हो इसमें। और नेट में भी इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी आएंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, मतलब ये भी जो है आपका टॉपिक्स, तो इसमें भी आपका सारा ही है, ठीक है। सारी मशीन इंस्ट्रक्शंस है, ओप कोड है, एड्रेसिंग मोड्स हैं, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। तो आपकी जो
ये चीज़ें हैं इसमें। तो मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, मेन मेमोरी कैसे ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है, और कैशे कैसे होती है, वो सब यहाँ पे इसमें होगा। अगर थर्ड की बात करें, एक सेकेंड, हाँ, तो थर्ड यूनिट की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम। यहाँ पे इन्होंने दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर दिया, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, एडा और डीएस को यहाँ पे इन्होंने बोला है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर भी एक अच्छा खासा टॉपिक्स है और अच्छा स्कोर भी रखता है, इसका वेटेज भी अच्छा होता है डेटा स्ट्रक्चर का, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। ट्री है, ग्राफ है, एल्गोरिथम्स हैं, सर्चिंग है, शॉर्टिंग है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, नॉन लीनियर है, तो सारा ही सिलेबस है। उसके बाद एल्गोरिथम्स वाला पार्ट भी आ गया, ठीक है। तो इसमें आपकी जो है ग्रेडी अप्रोच आ गई, डिवाइड कॉन्कर अप्रोच आ गई, ठीक है, और मिनिमम क्या शॉर्टेस्ट पाथ आ गया, मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ आपका हो गया, और इसको डायनामिक अप्रोच भी आप मतलब ओवरऑल सारा ही एडा इसमें है, ठीक है, और एनपी प्रॉब्लम भी है, ओके, ठीक है। तो ये आपका डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स का पार्ट है। तो अगर हम सारे सिलेबस को देखें ना, तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, एडा से तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं हमारे, ठीक है, और डेटा स्ट्रक्चर में से तो सबसे ज़्यादा वेटेज अगर होगा तो इसका ही होगा आपके पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट आपका देखो, उन्होंने प्रोग्रामिंग की बात की है, सी की प्रोग्रामिंग है, सी का सिर्फ बेसिक प्रोग्रामिंग है सी की, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स की बात की है, तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में देखो इन्होंने इनकैप्सुलेशन, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, मतलब सी प्लस प्लस का भी कंसेप्ट उन्होंने डाल दिया, और उसके बाद उन्होंने जावा का वाले डाल दिया, ठीक है, मतलब सी प्लस प्लस और जावा, इन तीनों की प्रोग्रामिंग यहाँ पे इन्होंने दी है, बेसिक प्रोग्रामिंग की इन्होंने बात की है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रोग्रामिंग वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट आपका यूनिट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वाली है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है सारा, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट सारा ही है। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया नेक्स्ट यूनिट आपकी, और इसमें भी आपका सारा डेटाबेस है, ठीक है, कि आर्किटेक्चर्स हो गया, डेटा इंडिपेंडेंसी हो गया, यार मॉडल हो गया, रिलेशन हो गया, एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल की क्वेरी होगी, ठीक है, और इसमें यहाँ पे करेंसी ट्रांजेक्शन कंट्रोल वाला जो टॉपिक्स है वो भी आ गया, ये आपका नेट में आता है, ठीक है। अब आपके डीएसएसपी में वैसे नहीं आता करेंसी कंट्रोल वाला, यहाँ पे ये नेट लेवल का आ गया, ठीक है। नेक्स्ट नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क भी सारा नेटवर्क आपका होगा, ओएसआई मॉडल और टीसीपी मॉडल, सभी लेयर के फंक्शन वगैरह सब हो गया। नेक्स्ट आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है यहाँ पे, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो वही आपका एसडीएलसी मॉडल हो गया, टेस्टिंग हो गया, डिज़ाइनिंग फेस हो गया, प्लानिंग हो गया, सारा ये हो गया। उसके बाद थर्ड आपका नेक्स्ट आपका इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिज़ाइनिंग और वेब टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग की बात है तो एचटीएमएल वाला पार्ट आ गया, एचटीएमएल का बेसिक्स आ गया, ठीक है, और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की बात हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे और क्या डिज़ाइनिंग की यही हुआ, ठीक है, और यहाँ पे सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग की बात हुई है, ठीक है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की यहाँ पे बात हुई है। नेक्स्ट बात करें सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, तो इसमें क्या है, एनालिसिस डिज़ाइन ऑफ सिस्टम, डॉक्यूमेंटिंग, इवेलुएटिंग, डेटा मॉडलिंग, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये सारा आ गया। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो है, नहीं लास्ट सेकेंड है ये, लास्ट इसमें आपका साइबर लॉ आ गया, ठीक है, मतलब साइबर सिक्योरिटी वाला टॉपिक्स भी यहाँ पे आ गया। अब साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या आएंगे, साइबर क्राइम्स आएंगे, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्शंस के लिए, और साइबर लॉ आएंगी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। नेक्स्ट आपका लास्ट जो है आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स है, ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स, इसमें रास्टर स्कैन, रैंडम स्कैन, बफर वगैरह जो आ गया, क्लिपिंग आ गया, क्लिपिंग और लाइन जनरेटिंग आ गया, ठीक है, सर्कल और लाइन जनरेटिंग एल्गोरिथम्स आ गया। देखो अभी हमने डीएसएसबी में भी क्वेश्चन लिया था, ब्रेसन हैम हो गया, ठीक है, बेजियर कर्व हो गया, ये क्या है हमारे, जो बेजियर कर्व है वो आपका कर्व बनाने के लिए होता है, तो सर्कल के लिए यूज़ होता है, और लाइन वाले के लिए ब्रेसन हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ये इस टाइप की लाइन की होती है, डीडीए हो गया लाइन एल्गोरिथम्स के लिए, तो ये एल्गोरिथम्स हो गया, और क्लिपिंग वाला पार्ट हो गया, ठीक है, तो ये आपका ग्राफिक्स हो गया। तो देखो ऑलमोस्ट सारे ही बेसिक सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। तो देखो सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का होगा, उसके बाद डिजिटल आ सकती है। अब हम जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जाम हुए हैं हम उनको भी देखेंगे, उनको भी एनालिसिस करेंगे कि किसका कितना वेटेज है, ठीक है, तो उतना ही वेटेज यहाँ रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर का वेटेज सबसे ज़्यादा हो सकता है, उसके बाद डिजिटल का हो सकता है, और उसके बाद यहाँ पे आपका प्रोग्रामिंग आपकी हो सकती है, इसमें सी की प्रोग्रामिंग भी है, जावा की भी है, सी प्लस प्लस के भी फीचर हैं, एचटीएमएल की प्रोग्रामिंग भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओएस हो गया, ठीक है, सीएन हो गया, सीजी हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, और डिस्क्रीट मैथ हो गया, ठीक है, डिस्क्रीट हो गया, और क्या था, डीएम हो गया, और ग्राफिक्स हो गया, ठीक है, यही आपके हैं, और डेटा स्ट्रक्चर के एडा भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यही टॉपिक्स आपके रहेंगे, ये आपका टोटल पूरा सब्जेक्ट है। तो देखो फर्स्ट पेपर में भी यही सब्जेक्ट रहेगा, सेकंड का भी यही रहेगा, बस डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और
जो मेंस होगा उसमें आपका सब्जेक्टिव का रहेगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, ये आपका पैटर्न है। तो अब हम मंडे से, कल मंडे है, कल 15 सितंबर है, कल से हम यूपीएलटी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हमारी जो रहेगी प्रिपरेशंस वो हमारी पीवाईक्यू की सीरीज़ में ही रहेगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू की हेल्प से सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन अब की बार हम कैसे करेंगे कि जैसे हम सब्जेक्ट वाइज उठाएंगे। जैसे सबसे पहले क्या है आपका, डिजिटल है ना। सिलेबस में सबसे पहले क्या है, डिजिटल है आपका। हाँ, तो सबसे पहले हम डिजिटल के जो पीवाईक्यू हैं वो उठाएंगे, वो मैं आपको करवाऊंगी। तो अब वो जो पीवाईक्यू होंगे वो यूपीएलटी के भी होंगे, वो टीजीटी के भी हो सकते हैं, वो पीजीटी लेवल के भी हो सकते हैं, वो नेट लेवल के भी हो सकते हैं। मतलब किसी भी प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं डिजिटल के, हम पहले उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डिस्क्रीट मैथ के उठाएंगे, ठीक है। अब देखो डिस्क्रीट मैथ आपका नेट में आता है, ठीक है ना। एचपीएससी में डिस्क्रीट मैथ आता ना आपका, अब डीएसएसबी में डिस्क्रीट मैथ था, ठीक है। तो जो डिस्क्रीट मैथ है वो नेट लेवल का है, तो नेट में आपका डिस्क्रीट मैथ आता है, तो हम नेट के क्वेश्चन उठा लेंगे उसके लिए, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि हम पीवाईक्यू की फॉर्म में ही क्या करेंगे, सारे के सारे सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, पीवाईक्यू भी करेंगे, साथ साथ हर टॉपिक्स का जो कंसेप्ट है वो भी आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो स्टार्टिंग हम डिजिटल लॉजिक से, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हैं, डी से, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू की फॉर्म में और लगता है कि आ सकते हैं और अलग अलग कंसेप्ट पे बेस हैं वो, तो वही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कल से स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू सीरीज़, किसके लिए, यूपीएलटी के लिए, यूपीएलटी कंप्यूटर टीचर के लिए, ठीक है। तो एक बार आप सब कमेंट करना कि कितने बच्चे रेडी हैं इस प्रिपरेशन में हमारे साथ रहेंगे, ठीक है। और कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, किस किस ने इसके लिए फॉर्म फिल किया है, और जो जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लेना, ठीक है। क्योंकि एक अच्छी खासी वैकेंसी है और सिलेबस आपका वही है ऑलमोस्ट, ऐसा कुछ नया नहीं है कि भाई पता नहीं क्या आ गया सिलेबस में। तो देखो जब हम एक बार किसी एक पेपर की तैयारी कर लेते हैं ना, सपोज करो आपने डीएसएसबी की तैयारी कर ली कंप्यूटर साइंस की, तो वही सिलेबस होता है घूम फिर के आपका, ठीक है। एक दो ऊपर नीचे होता है, बाकी वही सिलेबस आता है। तो जब एक बार प्रिपरेशन आपकी अच्छी खासी हो जाती है तो फिर फॉर्म भरने में और तैयारी करने में क्या जाता है, कुछ नया तो यहाँ पे पढ़ना है ही नहीं, लेकिन जो पढ़ा हुआ उसी को बार बार अलग अलग कंसेप्ट के बेस पे उसको पढ़ना है, ठीक है। अलग अलग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने नहीं फॉर्म फिल किया है वो भी प्लीज़ फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी है यहाँ पे यूपी में। और ठीक है, फिर हम मंडे से, कल से स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू की सीरीज़, ठीक है। और सिलेबस वाइज ही हम चलेंगे, ठीक है। पहले डिजिटल लॉजिक करेंगे, ठीक, मतलब याद लगा लो 2-3 दिन में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, या फिर हम 1 वीक कर लेते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का तो कुछ आया नहीं है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो अभी सितंबर तक तो फॉर्म ही फिल हो रहे हैं 28 सितंबर तक, तो उसके बाद अक्टूबर नवंबर, मतलब नवंबर एंड या दिसंबर में ही जाके एग्ज़ाम होगा। तो हमारे पास अच्छे खासे 2-3 महीने हैं, ठीक है। तो हम अच्छे से करेंगे। तो जैसे 1 वीक हमने डिजिटल कर लिया, तो जितने भी मतलब पीवाईक्यू बनते हैं नेट लेवल के हैं, कैसे भी हैं, गेट के भी अगर पीवाईक्यू होंगे, क्योंकि देखो यूपीएलटी है तो मतलब कंप्यूटर टीचर है मान लिया हमने, बट जो लेवल होता है ना, दिन पे दिन क्या लेवल बढ़ रहा है कॉम्पिटिशन्स का, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि टीजीटी के क्वेश्चन है ईजी क्वेश्चन, तो आप भूल ही जाओ कि क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे, नहीं। क्या होगा आजकल, एक तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही नहीं आते, स्टेटमेंट वाइज, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैच द कॉलम्स वाले आते हैं, ट्रू फॉल्स वाले आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप आजकल ज़्यादा आने लगे, ठीक है। तो और ऐसे क्वेश्चन करने में क्या टाइम कंज्यूमिंग होते हैं बहुत सारे, ठीक है। जहाँ पे आप एक क्वेश्चंस को करने के लिए आपको चार स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, 4 कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, तब जाके आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इस टाइप से यहाँ टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। और आपके मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे और आपका हो जाएगा, नहीं, आपको बिल्कुल हर टॉपिक के डेप्थ में जाना पड़ेगा। और वो हम पीवाईक्यू की हेल्प से ही जाएंगे कि पीवाईक्यू किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, ठीक है, किस टॉपिक से पीवाईक्यू आ रहे हैं। और ईजी नहीं लाऊंगी मैं कि भाई ईजी है, एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, ये नहीं, ठीक है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे जिनके चांसेस ज़्यादा हैं पेपर में आने के, ठीक है। तो गेट लेवल का कोई क्वेश्चन हो गया, नेट के हो गए, तो वो मोस्टली क्वेश्चन आपके वही होंगे, ठीक है। तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं कल एक नई शुरुआत के साथ यूपीएलटी कंप्यूटर टीचर के लिए। तो आई होप आप सब मेरे साथ होंगे इस प्रिपरेशन में, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो देखते हो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और कमेंट, जो भी आपका डाउट होता है कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो, ठीक है, और लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो इससे क्या होता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कि हाँ भाई हमारे साथ और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं इस सीरीज़ में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल इसके लिए, तब तक के लिए बाय बाय।